तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 4। तो इससे पहले आपने चैप्टर 3 तो पढ़ ही लिया होगा और चैप्टर 3 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं था, बट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये आपने ज़रूर देख लिया होगा। तो क्या पढ़ा था आपने एटम्स और मॉलिक्यूल्स में? तो अगर थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं मैं आपको, तो आपने जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा था वहाँ पर ये था कि जो एटम होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम होते हैं मेनली हम उसकी बात करें तो वो इतना छोटा पार्ट होता है, इतना छोटा पार्ट होता है जो अनकटेबल होता है। अनकटेबल मीन्स जिसको काटा नहीं जा सकता। अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी जीव को काटना शुरू करें और काटते काटते हम उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जिसके बाद आप उसको काट नहीं सकते, वो इतना छोटा स्टेज होता है, उसे एटम कहते हैं। और अगर थोड़ा सा मॉलिक्यूल के बारे में बताऊं तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम, आप समझ सकते हो। यहाँ जो चैप्टर 4 है ना आपका, इसमें आपको जस्ट ये बताया गया है कि ये जो एटम जिसके बारे में आपने पढ़ा है कि जिसको काटा भी नहीं जा सकता, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर मतलब वो दिखता कैसा है। तो ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक ऐसी चीज़ या फिर एक ऐसा आप कह सकते हो एलिमेंट जो दिखाई ही नहीं देता, वो जो इतना छोटा है जिसको काटा ही नहीं जा सकता, उसका भी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कोई आम इंसान एक एटम का स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। तो किस तरीके से कौन से नए नए आप कह सकते हो साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम्स के स्ट्रक्चर दिए, बनाए, और फिर उनमें उनके स्ट्रक्चर में कौन सी ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से कुछ नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने नए स्ट्रक्चर दिए। आपके इस चैप्टर 4 में हम पूरा यही पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे इस चैप्टर को यहाँ पर समझोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको चैप्टर 3 समझ में आ गया है ना, तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है उसके आगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डाल्टन से थ्योरी की। तो डाल्टन की थ्योरी की बात अगर आप करोगे तो डाल्टन का नाम आपने चैप्टर 3 में भी पढ़ा होगा। वहाँ पर डाल्टन ने बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? सिर्फ एक बात कहकर उन्होंने ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म कर दिया था। क्या क्या कहा था? आपको अगर ध्यान हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया है कि जो एटम है ना, एटम वाज इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। डाल्टन ने एक बात कही कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, उसको काट नहीं सकते, वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, उसको बिल्कुल भी और हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। तो डाल्टन ने तो चलो इतनी बात कह दी, हमें समझ आ गई, बात खत्म हो गई। अगर इस बात को मान लिया जाता तो एटम के हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ही क्यों बनाते, लेकिन इस बात को माना नहीं गया। डाल्टन ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन उसके बाद आए हमारे जे थॉमसन। तो जे थॉमसन वो साइंटिस्ट थे, पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम का मॉडल बनाया। बिल्कुल। तो अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन ये आ जाता है कि हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रेजेंटेड द मॉडल ऑफ एटम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन योर आंसर विल बी जे थॉमसन। तो किस तरीके से जे थॉमसन ने एटम का मॉडल बनाया, अब हम यहाँ पर समझेंगे। ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके चैप्टर की जो एक्सरसाइज होता है वहाँ से क्वेश्चन आंसर नहीं आते, और आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर तैयार होता है वो आपके चैप्टर के बीच में से स्टार्ट होते हैं। तो बात करेंगे जब हम जे थॉमसन के मॉडल की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जे थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या, पहली बात जो मैंने आपको बोली है वो यही है कि ये जो है पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने द फर्स्ट मॉडल, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ, द फर्स्ट मॉडल वॉज प्रेजेंटेड बाय द थॉमसन। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जे थॉमसन ने जो एटम का मॉडल है वो प्रेजेंट किया था। किस तरीके से प्रेजेंट किया था आगे समझेंगे। मॉडल वॉज गिवन बाय द कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जे थॉमसन ने जो एटम का मॉडल दिया वो किस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने जो कैथोड रेज होती हैं उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके बाद जो एटम है उसका मॉडल बनाया कि जो एक एटम है वो कैसा दिखता है। इन्होंने अपने मॉडल में क्या बात कही थी? इन्होंने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज जो होता है स्फेयर होता है। अब आप बात करोगे स्फेयर की कि स्फेयर कहाँ से आया,
तो बेटा एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जितनी भी चीज़ें जीव हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई ना कोई मोशन है, वो घूम रही है, और जब चीज़ें घूमती हैं ना तो वो घूमते घूमते कैसी बन जाती हैं, स्फेयर शेप की बन जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो सूरज हो, चांद हो, सितारे हों, या फिर अपनी प्यारी पृथ्वी ही क्यों ना हो। आपको पता होगा कि पृथ्वी सिर्फ एक गोला नहीं थी बल्कि एक चट्टान का टुकड़ा थी, लेकिन घूमते घूमते आप कह सकते हो घूमते घूमते वो बहुत ही गोल सी हो गई है। अगले कुछ और सालों में वो और ज़्यादा गोल हो जाएगी। तो भाई इतनी बात तो समझ में आ गई थी हमारे साइंटिस्ट के कि ये जो मॉडल होगा एटम का वो गोल शेप का होगा। कैसा होगा? स्फेयर शेप का होगा। तो जे थॉमसन ने यही बात कही। क्या कहा उन्होंने कि जो ये स्फेयर है ना, ये जो गोला है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली यानी प्लस चार्ज होता है, जबकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इन्होंने ये बात कही थी। आपको अभी के अभी ये चीज़ें याद कर लेनी है। क्या कहा था जे थॉमसन ने? क्या कहा था? क्या कहा था बताइए? उन्होंने कहा कि स्फेयर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। चलिए और क्या बात कही थी उन्होंने, समझते हैं उनके मॉडल को, फिर आगे हम उनके मॉडल का चित्र भी देखेंगे। उन्होंने कहा कि एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। उन्होंने कहा कि स्फेयर पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव चार्ज हैं। तो प्लस और माइनस दोनों मिलकर जो हमारा पूरा एटम है ना बेटा वो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल का मतलब उसका कोई भी चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव। और एक बात कि इनका जो स्ट्रक्चर था ना जे थॉमसन मॉडल का, वो सिमिलर था किसके? क्रिसमस पुडिंग की तरह। बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, जैसे क्रिसमस पुडिंग होती है ना खाने वाली, बिल्कुल गोल सी। अभी मैं आपको उसका पिक्चर दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे प्लेट में ना 2-4 पुडिंग्स रखी हैं, उसको उठाओ और खा लो। तो ये था हमारे जे थॉमसन का मॉडल। आप चित्र देखना चाहेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। ये है हमारा जे थॉमसन का मॉडल। जैसा कि उन्होंने कहा था कि जो स्फेयर है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये आपको एक प्लेट जैसी दिखाई दे रही होगी जिसमें आपको लग रहा होगा कि ये पुडिंग्स पुडिंग्स रखे हुए हैं, बस इसे उठा लो और खा लो। तो ये मॉडल था हमारा जे थॉमसन जी का। लेकिन बेटा इनकी कुछ ड्रॉबैक्स थी, कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से इनके मॉडल को 100% सही नहीं माना गया। तो बात करेंगे लिमिटेशंस की। आपको ध्यान रखना है कि पेपर में मॉडल के साथ साथ लिमिटेशंस भी पूछता है। तो लिमिटेशंस क्या क्या दी बाकी साइंटिस्ट लोगों ने इनके मॉडल की? वैसे तो इनका मॉडल बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ कमियां हैं जो आपको जाननी होगी। तो सबसे पहली जो कमी थी, इन्होंने ये फेल टू एक्सप्लेन थे कि हाउ पॉजिटिव चार्ज होल्ड ऑन नेगेटिव चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल इन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कैसे एक पॉजिटिव चार्ज जो गोला है उसके अंदर छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो होल्ड कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, इनकी जो एक एक्सप्लेनेशन थी न्यूक्लियस वाली, बिल्कुल गायब थी। क्योंकि अगर कोई भी गोला होता है, आपको ध्यान देना होगा, कोई भी स्फेयर हो उसका कुछ ना कुछ तो सेंटर होता है ना बेटा, तो सेंटर को न्यूक्लियस कहा जाता है। तो इन्होंने तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी अपने मॉडल में कि भाई न्यूक्लियस है कहाँ। आपने ठीक है इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, स्फेयर के बारे में भी बता दिया, बट वेयर इज न्यूक्लियस? तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका ये था। तो आई होप कि आपको ये वाला जे थॉमसन का मॉडल समझ में आ गया होगा, इनकी लिमिटेशन समझ में आ गई होगी, और साथ ही साथ ये प्यारा सा जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया था ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि इसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या मॉडल दिया, उन्होंने किस तरीके से इनकी कमियों को कम किया, घटाया और अपना एक बेटर जो कह सकते हैं मॉडल देने की कोशिश करी। तो आगे बढ़ेंगे और देखिएगा यहाँ पे अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड ई। बिल्कुल, तो रदरफोर्ड अब मॉडल कैसा था एटम का, अब हम ये बात करेंगे। जे थॉमसन का हम पढ़ चुके हैं। रदरफोर्ड ई अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो जिस तरीके से आपने देखा कि जे थॉमसन का कैथोड रेज वाला एक्सपेरिमेंट था, उसी तरीके से रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट यूज किया था बेटा? तो ध्यान रखना आपको, एक्सपेरिमेंट का नाम था एक्सपेरिमेंट विद अल्फा पार्टिकल ऑन गोल्ड फॉइल। इसका मतलब इन्होंने गोल्ड फॉइल ली पतली सी, जिसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके और एटम का मॉडल बनाया। अब इन्होंने क्या बताया? सबसे पहले इन्होंने उठाया न्यूक्लियस। बिल्कुल, क्यों?
क्योंकि जे थॉमसन का सबसे कमी जो आपको याद होगी वो यही था कि उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी बताया नहीं था अपने मॉडल में। तो रदरफोर्ड ने उनकी इस कमी को पकड़ा और सबसे पहले बात की और क्या बताया कि ये जो मॉडल ऑफ एटम है, जो एटम है, एटम का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उन्होंने अपने मॉडल में एक बात ये बताई। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, मतलब घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल कि बीच में जो है वो आपका न्यूक्लियस है और चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन उससे रिवॉल्व करते हैं। कौन से पाथ में? इन अ सर्कुलर पाथ। मतलब ये भी यही कह रहे हैं कि जो एटम है उसका जो शेप है वो गोल होता है। ये चीज मैं आपको शुरू में ही समझा चुकी हूँ। और क्या कहा रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में? उन्होंने कहा कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है ना वो बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। अब आप ही बताओ, क्या ये बात बताने वाली है? अगर कोई एटम है और उसके अंदर न्यूक्लियस है तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम के साइज से छोटा होगा। तो ये बात इन्होंने अपने मॉडल में बताई, जो कि कोई नई बात नहीं है। और क्या कहा इन्होंने कि जो ऑल मास ऑफ द एटम है रिसाइड्स करता है इन द न्यूक्लियस। एक बात है, इन्होंने न्यूक्लियस पे बहुत जोर दिया है क्योंकि इन्हें पता है कि जे थॉमसन का मॉडल क्यों फेल हुआ था। तो ये कहते हैं कि जो हमारा पूरा एटम है ना, इसका जो भी मास है ये सारा कहाँ पर होता है? उसके न्यूक्लियस में होता है, जो कि सेंटर में होता है। तो आपको रदरफोर्ड का जो मॉडल है, वो एक्सपेरिमेंट है, वो समझ में आया होगा अभी यहाँ पे। और हम बात करेंगे बाकी, अब देखते हैं इनके भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे जे थॉमसन का आपने देखा कि एकदम पुडिंग की तरह दिखाई दे रहा था उनका मॉडल। अभी हम देखते हैं कि रदरफोर्ड का कैसा है। चलिए पहले आप इनका शेप देख लीजिए, उसके बाद मैं इनका लिमिटेशन आपको बताती हूँ। तो इनके शेप में क्या है, इन्होंने कहा था ना कि बीच में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो ये रहा बीच में न्यूक्लियस और इसमें बीच में है पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। कैसे पाथ में बेटा? मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया और आपने देखा भी कि ये है एक सर्कुलर पाथ में। ये आप देख रहे हो ना, सर्कुलर पाथ, मतलब बीच में न्यूक्लियस और चारों तरफ सर्कुलर पाथ है। तो इस तरीके से इनका जो है ये मॉडल आपको देखने को मिलेगा। बट फिर भी इन्होंने मॉडल तो दिया, इनका अच्छा भी लग रहा है, इन्होंने न्यूक्लियस की बात भी कही। बट फिर भी ऐसी क्या कमी थी इनके मॉडल में जो किसी और साइंटिस्ट को फिर से नया मॉडल लाना पड़ा? तो इनकी ड्रॉबैक्स अगर आपको याद करनी हो तो यहाँ पे 2 ड्रॉबैक्स मैं आपको बता देती हूँ। एक तो क्या थे कि डिड नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं किया इन्होंने? द इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू न्यूक्लियस, मेक एटम अनस्टेबल। देखिए इन्होंने कहा कि इनके मॉडल में इन्होंने कहा कि जो बीच में न्यूक्लियस होता है सारा मास वहीं होता है। तो भाई ये तो बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं या अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं तो ये फॉल होके दोबारा से न्यूक्लियस में ही चले जाएंगे। और जो न्यूक्लियस है उसका मास तो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली थी, जो कि इन्होंने बिल्कुल भी नहीं समझाया। दूसरी चीज़, ये इन्होंने कुडंट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बताया कि वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। इन्होंने ये तो कह दिया कि रिवॉल्व कर रहे हैं, बट ये कौन सी रिवॉल्यूशन हुई? यहाँ तो डबल सर्कुलर पाथ बन रहा है। ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। अगर आपने 3rd चैप्टर में देखा होगा, वो जो KLMN वाले शैल आपने पढ़े थे वो ऐसे तो नहीं थे। तो ये यहाँ पर 2 चीज़ें ऐसी हैं जो उनके मॉडल की कमियां आपको देखने को मिलती हैं, जिस वजह से इनका मॉडल हो गया फेल। अब आते हैं हमारे बहादुर बोहर्स मॉडल। तो यहाँ पर बात करेंगे बोहर जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने जो मॉडल दिया है उसकी। और आज के टाइम पे जो ज़्यादा स्पेसिफिक मॉडल माना जाता है वो इसे ही माना जाता है, जो सभी बच्चे पढ़ते हैं, आप भी सीखते हैं। आपने 3rd चैप्टर में भी पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने फॉर्मूला बनाना सीखा होगा। तो KLMN तो देखा ही होगा। तो वो चीज़ कहाँ से आई है? बोहर से आई है। तो अब आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा बोहर मॉडल को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मान्यता मिली है वो इन्हीं के मॉडल को मिली है। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे यहाँ पर। इन्होंने कहा इनसाइड द एटम, सबसे पहले कि एटम के अंदर क्या है, देयर इज ए स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। मेन चीज़ ये देखिए, ऑर्बिट्स ये कमी थी हमारे ऊपर वाले मॉडल में। इन्होंने कहा कि जो एटम है ना उसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक ऑर्बिट्स बने होते हैं ऐसे। ये जो नीचे आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, ये वाले,
इन्होंने कहा दूसरी चीज कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इन्होंने साफ बात कह दी कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एनर्जी रिलीज ही नहीं करते, रेडिएट ही नहीं करते, तो फिर न्यूक्लियस में जाएंगे ही क्यों, और न्यूक्लियस हमारा अनस्टेबल भी नहीं होगा, जो कि ऊपर वाले मॉडल में हो रहा था। ऊपर से अगर थर्ड पॉइंट आप दे, और ये जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि दिस मॉडल इज मोस्ट रिलायबल एट दिस टाइम। तो आज के टाइम पे भी जिस मॉडल को सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है वो है हमारे बोहर जी का मॉडल। तो इसी मॉडल के आधार पर हम सारी चीज़ें करते हैं। आपने देखा भी होगा, बनाया भी होगा, चैप्टर 3 भी आपने पढ़ा है, तो इन चीज़ों को आप समझ सकते हो। देखिएगा स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, बिल्कुल बीच में आपका न्यूक्लियस, देन के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। यहाँ पर सबकी शेल्स की आपको कैलकुलेशन दी गई है। बाकी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि शेल 1 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं। आपको इससे ज़्यादा नहीं भरना है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ छोटी सी प्यारी सी ट्रिक, जिससे आपको 1 या 2 नंबर MCQ के आराम से मिल जाएंगे। पेपर में ना कई बार पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज कौन कर रहा है, प्रोटॉन की किसने की है, न्यूट्रॉन की किसने की है। तो यहाँ पे 3-3 4-4 नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ छोटी सी ट्रिक है, उसको याद करेंगे और सारा काम बन जाएगा। देखिए ट्रिक है ईट पर नाच, ईट, ई ट प र नाच। तो ईट पर नाच से आपका जो है यहाँ पे 1 नंबर पक्का हो जाएगा। कैसे, देखिए ई से क्या है, इलेक्ट्रॉन, ई से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो ई नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी ध्यान रखना। और इस ई खोज किसने करी, थॉमसन ने, तो ई ट इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। चलो पी से क्या हो गया हमारा, प्रोटॉन, जो ई पॉजिटिव चार्ज होता है, प प प याद रहेगा। और प्रोटॉन की खोज किसने कर दी, रदरफोर्ड ने। देखिए अगले वाले ने इसकी खोज कर दी। नेक्स्ट देखेंगे ना से क्या होगा, न्यूट्रॉन, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, ना ना ना। और न्यूट्रॉन की खोज किसने कर दी, चौ से चैडविक ने। तो बस आपको याद करना है ईट पर नाच और आपका काम बन गया। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। कहीं कहीं पे अगर प्रोटॉन का रदरफोर्ड ऑप्शन में ना दिया हो तो आप गोल्डस्टीन को भी लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी सी ट्रिक थी आपके लिए, जो आपको 1 नंबर डेफिनेटली पेपर में दिला सकती है। बात करेंगे आगे। बेसिकली जो मॉडल्स थे वो तो कंप्लीट हो ही गए हैं, और इन्होंने ये भी कहा कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना ऑर्बिट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन टू स्टेबल। उसको स्टेबल रहने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए ही चाहिए। और क्या कहा इन्होंने कि जो शेल आप भरोगे ना, जो भी आप KLMN भरोगे ना, वो एक स्टेप वाइज मैनर्स में होना चाहिए। ये नहीं कि पहले के नहीं भर रहे हो, एल भर रहे हो, ठीक है। तो लाइन से आपको जो आपका जो KLMN वाला शेल है वो भरना है। कैसे भरना है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर 3rd चैप्टर में किया होगा तो ध्यान होगा आपको। चलिए आ ही गया नेक्स्ट टॉपिक। क्या नाम है आपके नेक्स्ट टॉपिक का, यहाँ पे देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेप वाइज मैनर्स। हमारे जो बोहर ने मॉडल दिया है ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, इन ए स्टेप वाइज मैनर्स, अच्छे तरीके से। मतलब पहले के में भरेंगे, फिर एल में भरेंगे, फिर एन में भरेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम भरेंगे, इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात करेंगे वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, देख लो ध्यान से, बहुत आसान चीज़ है कि एवरी एलिमेंट टेंड्स टू हैव फिल इट्स आउटर मोस्ट शेल। कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, कुछ भी हो, उन्हें क्या करना होता है, अपना आउटर मोस्ट शेल भरना होता है। जिसके लिए वो ये क्या करते हैं, या तो लूज करते हैं या तो गेन करते हैं। किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर लूँ तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 1, ठीक है। और उसको अपनी क्लास भरने के लिए यानी के को भरने के लिए कितने चाहिए, सीट कितनी है उसके पास, 2। अब इसके पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही सीट भरेगी ना। तो या तो ये अपना 1 किसी और को दे दे या फिर किसी और से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसकी क्लास भर जाएगी। तो जो ये भरने के चांसेस होते हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा कि वैलेंसी आपकी वही होती है जो करना आसान हो। मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा लूज होती है जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। अब जैसे कि हाइड्रोजन का एग्जांपल छोड़ दीजिए, अगर आप हीलियम का लेते हैं तो उसकी तो फीलिंग ही रहती है क्योंकि 2 नंबर है उसका।
इसके अलावा अगर आप किसी और की भी करना चाहें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ध्यान रखिए, मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर 3 है, मान लीजिए एटॉमिक नंबर कितना है 3, और हमारे पास जो K शेल है उसमें 2 सीट्स हैं, ठीक है, और जो L सेल होता है इसमें 8 सीट है हमारे पास। अब एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो K में कितने चले जाएंगे 2, ठीक है, बचा 1, कहाँ जाएगा L शेल में। अब ये बताओ बेटा, ये जो 1 यहाँ पर आपने भरा है, इसको अपनी ये वाली क्लास पूरी करने के लिए कितने और चाहिए, 7 और चाहिए। लेकिन 7 जो इलेक्ट्रॉन है, इतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी इसको भरने के लिए कि ये नहीं हो पाएगी ये प्रोसेस पूरी, इसलिए ये क्या करेगा, ज़्यादा बेटर होगा कि ये जो अपना ये एक्स्ट्रा वाला 1 है ना, ये 1 किसी को दे देगा, ठीक है, और ये जो 1 दे देगा ना, ये ज़्यादा इसलिए ईजी होगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी जो होगी, जो एटॉमिक नंबर 3 है, इसकी वैलेंसी होगी 1, ना कि 7। कई बार बच्चे सोचते हैं कि भाई बाहरी शेल को भरने के लिए जितने चाहिए वो होती है वैलेंसी, नहीं, वैलेंसी वो होती है जो आपको करना आसान होता है। अगर आप 1 किसी को ईजिली दे सकते हो तो आपकी वैलेंसी 1 है, ना कि 7। इसी तरीके से आप बाकी जितने भी एलिमेंट्स है सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर वैलेंसी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, जिसका सिंबल आप देख लीजिएगा यहाँ पर, एटॉमिक नंबर जिसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। तो कोई भी एटम हो, उसके न्यूक्लियस में जो भी प्रोटॉन की संख्या होती है उसे ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर कुछ नहीं है, सम कर दो, मतलब जोड़ दो किसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। तो बस आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देना है और आ जाएगा आपका मास नंबर। चलिए, बहुत इजी टॉपिक है। मेन जो इस चैप्टर में था ना बेटा आपका, वो 3 मॉडल्स थे, बोहर के, थॉमसन के, रदरफोर्ड के। चलिए अब बात करते हैं आइसोटॉप्स की। तो व्हाट आर आइसोटॉप्स एंड आइसोबार, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। तो आइसोबार्स की अगर हम बात करें, इट मीन्स द एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। देखिएगा, एक ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है, मास नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए आप आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ले लो, कोई सा भी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो, अगर आप हाइड्रोजन का देखते हो, आप देखो प्रोटेरियम को, इसमें क्या है H, ठीक है, हमने कहा कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है ना वो नीचे दिखाया जाता है, नीचे लिखा जाता है, आप ये ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर नीचे रखा जाता है, ठीक है। तो प्रोटेरियम और ड्यूटेरियम 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। देखिए, मास नंबर यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये आइसोटोप है या आइसोबार है, आइसोटोप है, ठीक है। बस आपको 2 बातें याद रखनी है, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। अगर इसी को उल्टा कर दोगे तो आइसोबार बन जाएगा, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, ये क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, पेपर में ये भी आता है कि ये जो आइसोटोप्स आपने पढ़ा, मतलब ये जो आपने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर जो होता है सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, इसके यूजेस क्या हैं, कई बार पेपर में ये पूछ लेता है। बेटा देख के जाना, मैं बता रही हूँ, यहाँ से पेपर में आने वाली चीज़ें हैं ये, फालतू का एक भी टॉपिक यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको यूज़ यहाँ पर बता देती हूँ कि आइसोटोप्स की यूज़ क्या है। तो यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है उसे यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर प्लांट्स। दूसरी चीज़ जो कार्बन 14 है, ये भी आपका एक आइसोटोप है, इसका यूज़ होता है कार्बन डेटिंग में, जब हम पुरानी चीज़ों की डेट्स निकालते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, हिस्ट्री में एक्चुअली ये चीज़ें की जाती हैं। और जो आइसोटोप है आयोडीन का, उसका यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर में, जो गले में बीमारी हो जाती है ना गॉइटर की, वहाँ पे। इसके साथ साथ जो आइसोटोप होते हैं कोबाल्ट ए, उसका यूज़ होता है बेटा कैंसर ए ट्रीटमेंट में। तो ये बहुत ही इजी वे में आपको मैंने यूजेस बता दिए हैं, इसे याद कर लीजिएगा, पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को यहीं से मिलेगा।
चलिए आइसोटोप हो गया, आइसोबार देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था आइसोटोप का उल्टा कर दो यहाँ पे। आप ना बेटा एक ही चीज़ याद करना, या तो आइसोटोप या तो आइसोबार, दूसरा उसका उल्टा कर दे रहा है बस, ठीक है। तो आइसोबार क्या होता है, वहाँ पर आपका डिफरेंट मास नंबर था, यहाँ पे सेम मास नंबर हो गया, और डिफरेंट क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। एग्जाम्पल के लिए आप याद कर लो भाई, एक तो आर्गन का कर लो, पोटेशियम का कर लो, एक इधर कैल्शियम का कर लो। हमें पता है कि नीचे हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। तो हमने क्या कहा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ 18 है, यहाँ 19 है, और यहाँ 20 है। और हमने क्या कहा कि जो मास नंबर है वो सेम होना चाहिए। तो मास नंबर ऊपर लिखा जाता है, देखो 40 40 40। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आप यहाँ याद कर लो। ज़्यादा मुश्किल है क्या, नहीं है ना। चलो अब बात करते हैं यूजेस की। जैसे हमने आइसोटोप के यूज पढ़े हैं, तो भाई इसके साथ क्यों हम पार्शियलिटी करें, इसके भी यूजेस पढ़ लेते हैं। आइसोबार्स के क्या यूज़ है भाई, पेपर में आपको दे लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। आइसोबार का क्या यूज़ है कि आइसोबार्स जो होते हैं यूज़ होते हैं इन ब्लड क्लॉट्स, और जो फोस्फोरस आइसोबार है वो यूज़ होता है ब्लड कैंसर में, कैंसर का इलाज वहाँ भी आइसोटोप में भी हो रहा था, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड ट्रैकिंग द वेदर पैटर्न्स, और साथ ही साथ जो आइसोबार्स का यूज़ होता है वेदर पैटर्न्स और ट्रैक करने के लिए यहाँ पर यूज़ होता है। तो ये आपके आइसोटोप और आइसोबार था, और ये आपका चैप्टर हो गया एंड। देखा कितना इजी चैप्टर था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बस खत्म हो गया। आपको क्या क्या पढ़ना है, आइसोबार, ठीक है, आइसोटोप, इन दोनों के यूजेस पढ़ लो। मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये सब पढ़ लो। उसके बाद ये फटाफट ट्रिक याद कर लो, ईट पर नाच वाली, जहाँ से 1 नंबर पक्का हो जाएगा। फिर ये बोहर का मॉडल, जिसकी तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, कोई कमी ही नहीं है, क्योंकि इसी को तो हमने सबसे ज़्यादा रिलायबल माना है ना। उसके बाद जो ऊपर हमारे थॉमसन भैया ने दिया है, उनका मॉडल पढ़ लो, उनकी कमियां पढ़ लो रदरफोर्ड की, और जो शुरू में हमारे थॉमसन भाई जी ने जो मॉडल दिया था इसको पढ़ लो, इसकी कमी पढ़ लो। बस डाल्टन का ज़्यादा रोल था नहीं, उन्होंने तो एक बात कह दी थी कि जो एटम होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं, बस इतना बोल के उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया। तो ये आपका चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ।